किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। तो खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित विशेष जानकारियां लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे औषधीय पौधों की खेती से होने वाले लाभ के बारे में, और साथ ही बात होगी कश्मीर में बतख और हंस पालन से संबंधित। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों, कार्यक्रम के पहले भाग में आइए आपको जानकारी देते हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। अब हमारे किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती में भी अपना रुझान दिखाने लगे हैं। तो आइए विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं औषधीय पौधों की खेती किस प्रकार की जाती है, औषधीय पौधों की खेती करते हुए किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, और साथ ही इससे क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। तो आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी हासिल करें हमारे विशेषज्ञ से। प्राचीन काल से ही भारत भूमि, जितनी सभ्यता भारत भूमि की पुरानी है उतनी ही सब पुरानी है हमारी चिकित्सा प्रणाली। अनेक चिकित्सा प्रणालियों में जो औषधीय पौधे इस्तेमाल होते हैं, आज के दौर में अगर देखें तो 70 से 80 बिलियन डॉलर का व्यापार इनका होता है। इसके चलते हुए अगर किसान भाई ट्रेडिशनल क्रॉप्स गेहूँ चावल के साथ अगर इनकी भी खेती करें तो उनको इनसे आमदनी भी हो सकती है और अपनी ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा भी वो उठा सकते हैं। इसके लिए आजकल कई कंपनियां हैं भारत में जो वापस खरीद अनुबंध के साथ अच्छे बीज, प्लांटिंग मटेरियल आदि प्रोवाइड करती हैं। तो अनेक पौधों की आप औषधीय पौधों की खेती यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग पौधे लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अश्वगंधा है, कालमेघ है, या एलोवेरा है, एस्पैरागस है, सर्पगंधा है, इन सब की खेती जो है वो हमारे किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हम आपको जिन दो पौधों के बारे में खेती के बारे में बताएंगे उनमें अश्वगंधा और कालमेघ हैं। अश्वगंधा देश के अनेक भागों में पाया जाता है और इसको बोटेनिकल नेम वाइदेनिया सोमिनिफेरा है। इसकी व्यावसायिक और लाभदायक खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी बड़े पैमाने पे की जा रही है, लेकिन इसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि के खेतों में भी लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए मिट्टी में थोड़ी लवणता यानी कि सैलिनिटी कम होनी चाहिए और पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आयुर्वेद में या यूनानी दवाइयों में इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है। तो जड़ों को बचाने के लिए अगर पानी का निकास अच्छा होगा तो जड़ों की पैदावार अच्छी होती है। इसको लगाने के लिए वैसे तो आप किसी भी भूमि में लगा सकते हैं, पर बालू वाली दोमट मिट्टी अच्छी होती है। लगाने के लिए इसको हम बीज की विधि से ही लगाते हैं। बीज की बुआई जो है करने के लिए आपको अपना अगर खेत तैयार करना है तो उसमें गोबर खाद या फिर देसी खाद आप अच्छे से मिला लें और डेले वगैरह सब फोड़ लें। उसके बाद बीज 1 हेक्टेयर के अंदर 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और ये जो बीज है आप पहले इसको, क्योंकि इसमें अश्वगंधा में एक बीज सड़न का जो रोग है वो कभी कभी दिखाई पड़ता है, उसके लक्षण होते हैं। तो बीजों को पहले से ही डाइथेन M45 नामक एक दवा है जिसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लगा के बीजों को उपचारित कर लें और फिर ये बीज अब बुआई के लिए तैयार है। बुआई किसान भाई चाहे तो छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं और चाहे तो पंक्तियां बना के 1 से 1.5 इंच की गहरी नाली बना के उसमें पंक्तियों में भी बीज को लगाया जा सकता है। या अगर जिसके पास ज़्यादा जगह, खेत ज़्यादा है, तो वो सीड ड्रिल से भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें लगाते हैं और जड़ों की पैदावार हमें ज़्यादा चाहिए हो तो 1 वर्ग मीटर में 60 से 70 पौधे ही रहने देने चाहिए। बाकी सब पौधों को निकाल कर आप दूसरी जगह पर उसको रोपित कर सकते हैं। अश्वगंधा की फसल 5 से 6 महीने में पक के तैयार हो जाती है। जब इस पे फल और इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगे तो आप समझिए कि जड़ें जो हैं वो दवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस अवस्था में आप पौधों को जड़ समेत उखाड़ लें और उसका ऊपर का भाग काट के जड़ों को जो है वो छाया में सुखा लें। जड़ों का जो मंडीकरण है या जो आप मंडी में उसको बेचने जाते हैं
तो उसके लिए पहले जड़ों को 4 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं। इसमें ग्रेड ए, जिसमें 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की जड़ें होती हैं और जिनकी मोटाई जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। श्रेणी बी या ग्रेड बी में जो जड़ें आती हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर गोलाई वाली होती हैं। ग्रेड सी या श्रेणी 3 में जो जड़ें आती हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर तक गोलाई वाली जड़ें होती हैं। उसके बाद जो बाकी जड़ें बच जाती हैं छोटी, वो शेष जड़ें ग्रेड डी में आती हैं। इसका जो मार्केट भाव है या वर्तमान जो बाजार भाव है वो इन्हीं श्रेणियों के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेड ए की जो जड़ें हैं उसका मूल्य ज़्यादा होता है और जो ग्रेड डी की जड़ें हैं उनका मूल्य कम होता है। 1 हेक्टेयर से करीबन 5 से 6 क्विंटल तक आपको जड़ों की प्राप्ति हो जाती है और अगर आप इनको बाज़ार में बेचें तो करीबन आपको 6 से 8 हज़ार तक लागत लगती है और मुनाफा जो है वो 15 से 20 हज़ार तक का मुनाफा आपको आराम से मिल जाता है। ये जो जड़ें हैं आप बोरों में भर के सुखाने के बाद आप इनको बाज़ार में बेच सकते हैं। उन्नत किस्में जो इसकी विकसित हुई हैं कुछ, वो राष्ट्रीय जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 संस्थान हैं। एक तो है हमारा कृषि महाविद्यालय मंदसौर, जिन्होंने कुछ वैरायटीज़ इसकी डेवलप करी हैं। जवाहर असगंध 20, जवाहर असगंध 22 और जवाहर असगंध 134। इनकी अच्छी पैदावार होती है और इसमें जो बीज सड़न या झुलसा रोग है वो भी नहीं होता है। 2 अच्छे जनन द्रव्य जो राष्ट्रीय औषधीय एवं संगंधीय पादप निदेशालय आनंद गुजरात द्वारा जो विकसित किए गए हैं उसमें DWS6 और DWX 327 हैं। इनके बीज आप क्रमशः इन्हीं दोनों संस्थानों को पत्र लिखकर किसान भाई वहाँ से मंगा सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। दूसरे जिस पौधे के बारे में मैं आपको आज अब जानकारी देने जा रही हूँ उसका नाम है कालमेघ। इसे देसी चिरायता या हरा चिरायता भी कह सकते हैं। आपने कभी देखा होगा जब जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है तो वैद्य लोग कुछ एक दवाई खिलाते हैं सुबह सुबह खाली पेट। वो दवाई और कुछ नहीं, वो कालमेघ या एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा ही है। पीलिया या जॉन्डिस के लिए तो ये एक रामबाण है। इसकी पत्तियों में या इसके पंचांग में, जो कि पूरी तरह से ही आयुर्वेद में यूज़ होता है, जो एल्कलॉइड पाया जाता है उसको एंडोग्राफेलॉइड बोलते हैं और ये बहुत ही कड़वा एल्कलॉइड होता है। एंडोग्राफिस या कालमेघ को किसी भी तरह के बुखार में या रक्त विकार जो भी होते हैं, लिवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें इससे जो दवाई बनती है वही इस्तेमाल की जाती है। कालमेघ वैसे तो आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, परंतु बालू वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। कालमेघ की खेती के लिए जो बीज हैं उसमें पहले आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी और नर्सरी के पौधे जो हैं वो खेत में रोपित करने होते हैं। नर्सरी बनाने के लिए आप गोबर और मिट्टी समान अनुपात में लेके अच्छे से मिला लें और फिर 1 फुट से लेके 3 फुट, 1 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई की आप छोटे छोटे प्लॉट्स बना के उसमें छोटी क्यारियां बना के बीज को बो दें। उसके बाद उसको घास फूस से ढक के एक हल्की सी सिंचाई दे दें। 8-10 दिन में बीजों में फुटाव आ जाता है और 35 दिन के अंदर अंदर जो पौधे हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं और इतने पौधों की हम रोपण जो है वो खेतों में कर देते हैं। खेत में लगाने के लिए आप हल चला के अच्छे से उसमें गोबर खाद या देसी खाद जो मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। उसके बाद खेतों में जो पौधे लगाएंगे वो आप 30 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी भी आप 30 या 45 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। एक जगह पे आप 2 या 3 पौधे लगाएं, क्योंकि जब आप रोपित करते हैं तो कुछ उसमें पौधे 1-2 खराब भी हो जाते हैं। पौधे लगाने के बाद अगर बारिश हो जाती है, नर्सरी इसकी जो है वो आप मई में लगाएं और जो इनको रोपित करते हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक या अगस्त तक आप इनको रोपण कर सकते हैं, क्योंकि वो तब बारिश का मौसम होता है और बारिश में जड़ें अच्छे से पकड़ लेता है। लगाने के बाद अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप तुरंत एक सिंचाई कर दें। इसके बाद पौधे में जो ग्रोथ है या बढ़ोतरी है वो शुरू में थोड़ी कम होती है, परंतु सितंबर में जब इसमें बीज फल आने लगता है या फूल आने लगता है तो ग्रोथ अच्छी होती है। अक्टूबर में बढ़िया ग्रोथ होती है और एंडोग्राफेलॉइड जो कंटेंट है इसका, जो एल्कलॉइड है वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
नवंबर दिसंबर में इसमें बीज भी बन जाता है और आप बीज भी उसमें से ले सकते हैं। अक्टूबर में ही आप इसको काट लीजिए क्योंकि इसमें एंड्रोग्राफिलाइट ज़्यादा होता है और उसके मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जो बीज के लिए आपको पौधे छोड़ने हैं वो आप छोड़ के शेष पौधे उसमें से उखाड़ लीजिए, जड़ समेत लीजिए और उन पौधों को जो है आप छाया के स्थान पर जो हवादार भी हो नियमित रूप से उलट पुलट करते हुए उनको सुखा लें और उसके बाद उसका चूर्ण बनाकर आप बाज़ार में बेच सकते हैं। काल मेघ की फसल के लिए ये एक अच्छी बात है किसानों के लिए कि आपके अगर बाग हैं, किसी भी हॉर्टिकल्चरल के बाग हैं, उनकी छाया में जो बीच में जगह होती है आप उसमें इसको लगाकर, क्योंकि ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक ही चलेगी, 3 महीने की फसल है, तो उसके बीच में आप अगर खरीफ के बाद आपकी रबी भी लेट है तो उस पीरियड में भी आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बाग के पेड़ों के बीच में जो जगह है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी होगी। इसमें 8,000 रुपये तक की लागत आएगी और आपको जो है 5-6 हज़ार का फ़ायदा आराम से हो जाता है। और इसका जो चूर्ण है वो आप, क्योंकि आपने उसको सुखा के पाउडर बना लिया है तो स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कभी भी मार्केट में जब आपको अच्छा रेट मिले तब आप उसको बेच सकते हैं। तो अभी आपने जानकारी हासिल की किस प्रकार से औषधीय पौधों की खेती से आप लाभ उठा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान साथियों, जब हम बात करते हैं कश्मीर की तो वहाँ की सुंदर घाटियाँ और झीलों का मनोरम दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वहाँ के किसान ज्यादातर बागवानी फसलों की खेती कर अच्छा लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अगर बतख और हंस पालन में वो अपना हाथ आजमाएं तो और भी अधिक मुनाफा उठाया जा सकता है। तो आइए बतख और हंस पालन से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ हासिल करें। देश के विभिन्न भागों की तरह जम्मू कश्मीर राज्य में कृषि और इससे जुड़े दूसरी इकाइयों में आधुनिकता के आधार पर जो उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं, उससे ग्रामीण जीवन में उन्नति और विकास के दृश्य साफ नजर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में जहां बागबानी क्षेत्र से हजारों लाखों लोगों का रोजगार सीधे तौर जुड़ा है, वहीं पशुपालन का क्षेत्र भी बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार का साधन बन गया है। पशुपालन विभाग के रिवायती अंदाज से हटकर आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने से लाइव स्टॉक सेक्टर अब आर्थिक लाभ प्राप्त करने और इस क्षेत्र से रोजगार के अवसर जुटलाने में काफी अहम साबित हो गया है। कश्मीर घाटी में प्राकृतिक तौर उपलब्ध जल संसाधन जहां यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं, वहीं
झीलों, नदी नालों और दरियाओं की सूरत में बहने वाले ये पानी के वसीले विभिन्न प्रकार से क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार के वसीले भी फराहम कर रहे हैं। जगह जगह पर मौजूद पानी के ये साधन जहां मछली पालन के लिए उचित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा रहे हैं, वहीं इन जल संसाधनों में पालतू जल पक्षियों को आसानी से पाला जा सकता है। आधुनिकता की बुनियाद पर कश्मीर घाटी में बतख, हंस पालने से अब लोगों की रुचि रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हंस और बतख पालन के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण से इस रिवायती काम में भी अब बदलाव आ गया है और अब लोग बड़ी संख्या में कारोबारी सतह पर बतख पालकर इस कार्य से अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। आम लोगों को इसके बारे में पूरी वाकफियत नहीं है कि ये जो डक रियरिंग जो है, जो हम ये डक पालते हैं, गूस है, डक्स हैं, तो ये अमूमन कहा जाता है वाटर एनिमल हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वाटर एनिमल हैं। लेकिन इनको जो हकीकत में इनको जो चाहिए ब्रीडिंग के लिए सिर्फ इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, वरना हम इनको खुश्क में भी पाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए इनसे काम नहीं लिया गया पूरी तरह। खासकर यहाँ पर वही चलता है पोल्ट्री वगैरह। लेकिन अगर हम देखेंगे ठीक से कि ये जो वाटर एनिमल्स हैं, इनका ये जो अभी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पूरा ये डल लेक में, तो यहाँ पर यही जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं यहाँ शोर एरियाज़ में, तो ये ज़्यादा पालते हैं क्योंकि इनको ये अवेलेबल है पास में ही इनकी वाटर ये जो बॉडीज़ है। तो दूसरी बात ये है कि इनका जो पालन पोषण है ये पोल्ट्री से बहुत कम पड़ता है, यानी इनका खर्चा बहुत कम आता है। तो पोल्ट्री में हमें स्पेस भी चाहिए बहुत ज़्यादा, और जो ब्रूडिंग टाइम है उनका बहुत ज़्यादा है, और हीटिंग वगैरह भी। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे ये वाटर एनिमल्स हैं, इनको ज़्यादा न इनको टेम्परेचर की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो अडाप्ट करते हैं बहुत अच्छी तरह हर एटमॉस्फेयर में, हर मौसम, हर एनवायरनमेंट में। क्योंकि वर्ल्ड में जो देखेंगे कि नंबर 2 पर यही डक रियरिंग ही है, डक या गूस जो भी है। एक्चुअली ये मलाड का है, ये जो ब्रीड है वहाँ से ही आई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है, और इसका जो एज यानी मीट या एग पर्पसेस बहुत ज़्यादा है, और इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात हम देखेंगे कि इनमें जो रेयरिंग जो कॉस्ट हैं वो पोल्ट्री से बहुत कम पड़ता है, क्योंकि ये जो खाते हैं जो वेस्ट वगैरह खास कर जो डालते हैं, राइस है या कोई सब्ज़ी वगैरह है, वो भी इनमें काम आ जाता है कि इनकी फीडिंग उसी से होती है, तो एडिशनल कोई ख़ास खर्चा नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। डिजीज़ इनमें कुछ डिजीज़ इनमें हैं, लेकिन एज रिजर्वायर, और इनको खुद वो इफ़ेक्ट नहीं करती है। हो सकता है पोल्ट्री में वो इफ़ेक्ट करें, लेकिन इनमें बहुत रेजिस्टेंस है डिजीज़ की। कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा झीलों, दरियाओं और नदी नालों के साथ ही रहते हैं, और इस तरह पर्याप्त वातावरण को देखकर लोग बड़ी संख्या में बतख और हंस जैसे जल पक्षियों को पालने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रिवायती तौर पालने वाले हंस और बतखों के बदले में उत्तम प्रकार की प्रजातियों के ये पालतू जल पक्ष निहायत ही लाभदायक प्रमाणित होने से ज़्यादा लोगों की रुचि इस काम के साथ बढ़ रही है, और अब बड़ी तादाद में लोग आधुनिक और वैज्ञानिक तौर तरीकों पर चलकर इस काम के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये जो वाटर एनिमल्स जैसे डक है, गूज है, इसका पालन पोषण यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा
डिमांड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह अभी लोगों को नहीं लिया गया है, चाहे यूथ में, क्योंकि ये है मतलब कंट्री प्रोजेक्ट की तरह ये जाएगा। जैसे पोल्ट्री में है, ये भी जा सकता है, उससे भी अच्छा, लेकिन अभी जो यहाँ पर उसकी तरह ध्यान पूरा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि टेक्निकली जो हम सोचते हैं कि जो अगर इसकी तरफ में लोग जाएं, या हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो घर में बैठी हैं औरतें जो है इसके साथ करती हैं, तो इसका मतलब रिसोर्सेज, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, इसका रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, पालन पोषण इसका इजी है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े जैसे पोल्ट्री में हमें रूम्स की ज़रूरत है या शेड की ज़रूरत है या टेम्परेचर मेंटेन की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ब्रूडिंग, इसमें ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं है, वो भी क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, कोई टेम्परेचर अडाप्ट कर सकते हैं, कोई भी, चाहे स्नो है या गर्मी है सर्दी है, सब टेम्परेचर में रहते हैं। और दूसरी बात है, शायद यहाँ पर लोगों को ये जहन में है कि ये इनका सिर्फ ये पानी में रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये खुश्की में भी रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पॉन्ड अगर हो जाए उनको, ये जो मेटिंग वगैरह है उसके लिए इनको ज़रूरी है वो। बाकी ये हम घर पर भी पाल सकते हैं, पानी में भी पाल सकते हैं, लेकिन अब यह है कि एक तो पानी में रह के ये जो भी है वगैरह, ये जो पानी में हमारे सब्ज़ी डालते हैं, बाकी डालते हैं, वो ये भी खाते हैं, इसी से पानी भी साफ़ हो जाता है और इनका पालन पोषण भी हो जाता है। घाटी के मैदानी इलाकों में जगह जगह पर्याप्त वातावरण, जहां बतख और हंस पालने के काम को आसान कर देते हैं, वहीं इस काम के लिए आवश्यक दूसरी सुविधाएं और तकनीकी सहायता की उपलब्धि से भी ये काम ज़्यादा लाभदायक बन गया है और इस तरह काफ़ी सारे लोग इस विभाग से जुड़कर अपना रोजगार हासिल करने के सक्षम हो गए हैं। तो अभी आपने जानकारी हासिल की बतख और हंस पालन से संबंधित, और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको औषधीय पौधों की खेती से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। साथियों, आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आप सभी से मुलाकात कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।